गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कक्षा 10 के पहले लेसन जो कि हिस्ट्री से संबंधित है, प्राचीन भारत एवं स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल के बारे में कंसल्ट करेंगे। गुप्त काल जो कि मौर्योत्तर काल में के पश्चात का काल माना जाता है। तो इस गुप्त काल में हम भारत में स्थापित गुप्त वंश की चर्चा करेंगे। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा करेंगे। तो देखिए 275 ईस्वी में 275 ईस्वी में श्रीगुप्त नामक शासक ने विदिशा नामक राज्य में गुप्त वंश की स्थापना की। कौन से राज्य में? विदिशा। तो विदिशा नामक राज्य में गुप्त वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? श्रीगुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में। लेकिन श्रीगुप्त को एक स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता। इसने गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही 275 ईसा पूर्व में महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त वंश का पहला शासक था श्रीगुप्त। इसने विदिशा में गुप्त वंश की नींव रखी। लेकिन अधिकतर इतिहासकार इसे गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं मानते हैं। साथ ही इस गुप्त वंश के शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के श्रीगुप्त के पश्चात जो दूसरा शासक बना गुप्त वंश का, वो था घटोत्कच। घटोत्कच इसने भी अपने पिता श्रीगुप्त की तरह महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। लेकिन इतिहासकार इस गुप्त शासक को भी एक स्वतंत्र शासक ना मानकर इसको सामंत मानते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतिहासकार किसी भी वंश का वास्तविक संस्थापक उस शासक को मानते हैं जो राज्य की स्थापना के साथ साथ राज्य की स्थापना करे और राज्य की स्थापना के साथ साथ वो राजा वहां पर प्रशासन, सैन्य, व्यवस्था, न्याय, साम्राज्य विस्तार, प्लस जन कल्याणकारी कार्य करे। तो ये सभी कार्य जो राजा करता है उसी को उस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने जरूर की, लेकिन गुप्त वंश का इसको संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि इसने एक राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन उस राज्य की स्थापना के बाद में उस राज्य में प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय, साम्राज्य विस्तार और जन कल्याणकारी जैसे कार्य जो थे वो श्रीगुप्त ने नहीं किए। तो
और ना ही घटोत्कच ने किए। तो गुप्त वंश का संस्थापक अगर वास्तविक शब्द भी नहीं लिखा हुआ हो तो गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त था, लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो दोनों चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर प्रश्न आता है 1 नंबर का कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो जवाब होगा श्रीगुप्त। अन्यथा प्रश्न आता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की नींव रखी गई, उसकी स्थापना की गई। चंद्रगुप्त जो था वह घटोत्कच का पुत्र था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने भी अपने पिता और दादा की तरह चंद्रगुप्त प्रथम ने भी कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज। महाराजाधिराज ये उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। उसके साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। ये सभी जो हम गुप्त वंश के शासक पढ़ेंगे, ये सभी 1-1 नंबर के प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो कि घटोत्कच का पुत्र था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसने शासक बनते समय जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। साथ ही जो वैशाली में गणतंत्रात्मक शासन था, जहां लिच्छवी वंश के शासक प्रधान हुआ करते थे, वहां की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना कब की गई? 319-20 ईस्वी में। इसी वर्ष ये गुप्त वंश का शासक बना था और इसी वर्ष इसने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। और इसी वर्ष में गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। अब इसमें 2 वर्ष दिए हुए, 319 और 20 ईस्वी। तो अगर आप 319 लिखोगे तो भी सही है और 320 लिखोगे तो भी सही है। इसका कारण है 2 ग्रंथ। एक ग्रंथ है यतिवृषभ नामक लेखक है, जैन संत था, उसका एक ग्रंथ था। ये कोर्स से बाहर की बात बता रहा हूं, याद नहीं करना है। यतिवृषभ नामक एक लेखक था जिसने तिलोय प्रणति नामक एक जैन ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के अनुसार और इस लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना 319 ईस्वी में की। जबकि एक ग्रंथ और है, उसके जो लेखक हैं उनका नाम है अल बिरूनी, एक मुस्लिम लेखक। और इसने विदेशी लेखक था ये। इसने भारत के संदर्भ में पुस्तक लिखी है तहकीकात ए हिंद।
तहकीकात-ए-हिंद, इस पुस्तक के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना या गुप्त संवत की स्थापना 320 ईस्वी में की। तो ये दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। तो 319-20 ईस्वी दोनों लिखा है हमने। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कब की गई? 319-20 ईस्वी में। तो ये रही चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां कि 319-20 ईस्वी को घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। उसने इस मौके पर इसी वर्ष 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की या गुप्त कैलेंडर की स्थापना की। साथ ही उसने वैशाली के गण प्रधान जो कि लिच्छवी वंश का हुआ करता था, उसकी पुत्री या लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया और शासक बनने के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां किसकी रही? चंद्रगुप्त प्रथम की। और ये जो है ना दोनों, ये आपको याद नहीं करनी, ये कोर्स से बाहर की बातें हैं। तो अभी तक गुप्त वंश का इन 3 शासकों में महत्वपूर्ण शासक कौन रहा जिसने गुप्त वंश की वास्तविक रूप से स्थापना की या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया? चंद्रगुप्त प्रथम। अब है गुप्त वंश का अगला शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त तो 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में उसका अगला उत्तराधिकारी बना समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण, और वह साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को एकीकृत करने के लिए या एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। तो समुद्रगुप्त भी चंद्रगुप्त प्रथम की से भी अधिक महान शासक गुप्त वंश का माना जाता है। तो उसने अपने पिता की कीर्ति से आगे बढ़कर अपना नाम कमाया। तो समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को मजबूत करने के लिए एकीकृत और दिग्विजय ये नीतियां अपनाई। वह साम्राज्य विस्तार में विश्वास करता था, मतलब साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने में, फैलाने में विश्वास करता था। साथ ही उसके दरबार में हरिसेन नामक विद्वान रहता था। तो समुद्रगुप्त के दरबार में एक हरिसेन नामक विद्वान रहता था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख लिखा। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसने लिखा? हरिसेन ने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी हमें किससे मिलती है? इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलती है। और इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो वो था हरिसेन। साथ ही इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में गुप्त शासक समुद्रगुप्त के अलावा मौर्य शासक अशोक का उल्लेख भी मिलता है।
अशोक का भी उल्लेख मिलता है। देखो क्या हुआ, अभिलेख लिखने की परंपरा किसने शुरू की, हम इसी लेसन में पहले पढ़ ही चुके हैं, सम्राट अशोक ने। तो अशोक ने जो है अपने कौशाम्बी अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख में अपनी उपलब्धियां दर्ज कराई, अपनी उपलब्धियां लिखवाई। फिर क्या था कि इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त ने भी अपनी जो उपलब्धियां थी उसे दर्ज कराया। बाद में इस कौशाम्बी अभिलेख को आगे चलकर मुगल शासक अकबर इस कौशाम्बी अभिलेख को, मतलब कौशाम्बी में स्थित चट्टान पर लिखे गए लेख को मुगल शासक अकबर इलाहाबाद के किले में लिया है, इलाहाबाद के किले में। तो ये कौशाम्बी अभिलेख बाद में किस अभिलेख के नाम से जाना गया, इलाहाबाद के अभिलेख के नाम से जाना गया। तो सबसे पुराना जो लेख था वो सम्राट अशोक से संबंधित था, जो कौशाम्बी नामक स्थान पर लिखा गया, चट्टान पर लिखा गया। उसी चट्टान को आगे चलकर मुगल शासक अकबर कौशाम्बी से इलाहाबाद ले आया और उसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। और आगे चलकर इस इलाहाबाद अभिलेख में जहांगीर ने भी अनेक लेख लिखवाए, जहांगीर। तो इस प्रकार एक ही चट्टान पर, एक ही शिलालेख पर सबसे पहले अशोक ने लेख लिखवाया, बाद में गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने लेख लिखवाया, फिर उसके बाद में इस अभिलेख को कौशाम्बी से उठाकर अकबर इलाहाबाद के किले में ले आया। तो इसका नाम कौशाम्बी अभिलेख से परिवर्तित हो गई, इलाहाबाद अभिलेख हो गया। और बाद में अकबर ने भी इसमें लेख लिखवाए और बाद में उसके पुत्र जहांगीर ने भी लेख लिखवाए। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कौशाम्बी अभिलेख को ही इलाहाबाद अभिलेख के नाम से जाना जाता है। और जो हरिसेन था, हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी था, एक विद्वान था, और इसी ने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इलाहाबाद प्रशस्ति में अंकित करवाया। उसके बाद इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा की चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य का मिश्रित रूप। तो इलाहाबाद प्रशस्ति किस गुप्त वंश के शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? समुद्रगुप्त। उसका लेखक कौन है? हरिसेन। उसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। और इलाहाबाद प्रशस्ति किस शैली में लिखी गई? चंपू शैली में लिखी गई। इसी इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार, इसी इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार आज हमें ये जानकारी मिलती है, या गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त कभी भी किसी राजा से पराजित नहीं हुआ, वह अपराजित रहा। मतलब जितने भी उसने युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में उसने विजय प्राप्त की। और इसी कारण समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ नामक इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विंसेंट स्मिथ, ये दोनों ही। तो समुद्रगुप्त को अपराजित माना गया। हरिसेन ने अपने
इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखा कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। इसके कारण एक इतिहासकार, एक यूरोपियन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। तो दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, दोनों इंपॉर्टेंट है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। किसने कहा? विंसेंट स्मिथ। ठीक है। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। और किस यूरोपियन इतिहासकार ने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। साथ ही समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए और उस अश्वमेध यज्ञ के बाद समुद्रगुप्त ने सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए। उन सिक्कों को अश्वमेध पराक्रम कहा गया। तो अश्वमेध पराक्रम नामक सिक्के किस गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए? समुद्रगुप्त के द्वारा। अश्वमेध पराक्रम शब्द इन सिक्कों पर अंकित किया गया था। मतलब जैसे हम देखते हैं कि भारतीय मुद्रा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए ऐसे लेख लिखे होते हैं, उसी प्रकार समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए उन सिक्कों पर उसने एक शब्द अंकित करवाए, दो शब्द अंकित करवाए, अश्वमेध और पराक्रम। तो ऐसे सिक्के जिन पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ था वो सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने। क्यों जारी किए? अश्वमेध यज्ञ की सफलता के कारण। साथ ही समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए उसका चित्र भी अंकित है। हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ना सिर्फ एक अच्छा योद्धा था, एक अच्छा साम्राज्य विस्तार करने वाला राजा था, बल्कि वो एक अच्छा संगीतकार भी था। और इसका प्रमाण उसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मिलता है। वह एक अच्छा संगीतकार था, इसलिए उसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ललित कलाओं में निपुण था, ललित कलाओं में निपुण था। इसलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। मतलब संगीत कला में वो काफी निपुण था। तो समुद्रगुप्त संगीत कला में निपुण था, इसका प्रमाण हमें मिलता है समुद्रगुप्त के सिक्कों से। और समुद्रगुप्त को अच्छे गायन, अच्छे वीणा वादन की वजह से इतिहासकारों ने और उसके दरबारियों ने उसे क्या संज्ञा दी? कविराज। तो वह गुप्त शासक जिसे कविराज के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त। एक प्रश्न, अश्वमेध पराक्रम नामक सिक्के किस गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए? समुद्रगुप्त। भारत के किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा? विंसेंट स्मिथ। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। इसका लेखक कौन था? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा और चंपू शैली। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? दिग्विजय की नीति अपनाई। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार के जरिए गुप्त साम्राज्य को फैलाया और उस गुप्त साम्राज्य को 5 भागों में बांटा। ये 5 भाग थे: गंगा यमुना दोआब के राज्य, दूसरा था पूर्वी हिमालय के राज्य, तीसरा था पूर्वी विंध्य क्षेत्र के राज्य, चौथा था आटविक राज्य और 5वां था पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य।
ये पांचों राज्य थे, लेकिन ये हमें नहीं पढ़ना है कि पांचों राज्य कौन कौन से थे। ये 1 नंबर के लिए हमने ये प्रश्न पढ़े। तो इस प्रकार भारत में गुप्त साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त हुआ, जिसने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के लिए गुप्त इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराया। यह अपने संपूर्ण जीवन में इसने अनेक युद्ध लड़े, विजय प्राप्त की, कभी भी इसने पराजय का सामना नहीं किया। इसलिए यूरोपीय इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। साथ ही इसने अपनी उपलब्धियों को अपने राज दरबारी हरिसेन के माध्यम से, जो कि संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था, उसके माध्यम से इलाहाबाद प्रशस्ति लेख में इसे अंकित कराया। अब गुप्त वंश का अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर का प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे? देवराज एवं देवगुप्त। इसने वैवाहिक संबंधों और युद्ध में विजयों के द्वारा साम्राज्य को बढ़ाया। तो समुद्रगुप्त की जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, वो ना सिर्फ समुद्रगुप्त की तरह युद्ध के जरिए जीत हासिल करना, बल्कि इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गुप्त साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सबसे पहले इसने अपने पुत्री, जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, इसका विवाह वाकाटक नरेश या वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ में किया। तो वैवाहिक संबंध, चंद्रगुप्त की पुत्री, नाम था उसका प्रभावती गुप्त, इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश के जो कि वल्लभी नामक राज्य में शासन करते थे, जो गुजरात में स्थित था। यह हमें ऐसे पढ़ना नहीं है वल्लभी कहाँ है, बस ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। उसका विवाह किससे हुआ? वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ में। और रुद्रसेन की विवाह के बाद बहुत जल्द मृत्यु हो गई, जिसके कारण प्रभावती गुप्त और रुद्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए प्रभावती गुप्त ने वल्लभी राज्य का शासन का कार्यभार संभाला और इस प्रकार भारत में शासन करने वाली पहली हिंदू शासिका बनी। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए वल्लभी जैसे शक्तिशाली राजा के शासक, जहां वाकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन, उसके साथ में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कर दिया। और रुद्रसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसी ही प्रतिभा उसकी पुत्री रखती थी। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त वल्लभी की शासिका बनी और प्राचीन भारत की पहली हिंदू शासिका के नाम से भी इसको जाना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत की पहली हिंदू महिला शासिका कौन थी? तो वो थी प्रभावती गुप्त। और दूसरे लेसन में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वो थी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान, जो सल्तनत काल में पढ़ेंगे। तो ही पहली हिंदू महिला शासिका भारत में कौन हुई? प्रभावती गुप्त।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा व गुजरात के कुछ इलाके को जीता और उसने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो पहली राजधानी गुप्त शासकों की कौन थी? विदिशा। और दूसरी राजधानी उज्जैन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य की दूसरी या किस गुप्त शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी आक्रांता या विदेशी आक्रमणकारी जाति जिसका नाम था शक, पिछले पॉइंट में भी हमने पढ़ा था शक। तो विदेशी आक्रांता शकों को पराजित किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो किस गुप्त शासक ने विदेशी आक्रांता शकों को पराजित किया? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी आक्रांता को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों को पराजित करके। किस चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, उसे देवराज के नाम से भी जाना जाता था, उसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। उसने अपने साम्राज्य की राजधानी उज्जैन को बनाया। उसने वैवाहिक संबंध के माध्यम से जो है अपने राज्य को मजबूत किया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ में किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त वल्लभी की शासिका बनी और वह पहली हिंदू महिला शासिका बनी। इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और भी उपलब्धियां हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक गुप्त शासक हुआ और उस गुप्त शासक ने अपनी जो पत्नी थी उसे शकों के राजा को समर्पित कर दिया था, क्योंकि वह शकों से पराजित हो गया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो उसका छोटा भाई था, उस राजा का छोटा भाई था। तो उसने शकों के राजा की हत्या की, साथ ही अपने बड़े भाई की पत्नी जिसका नाम था ध्रुव देवी, उसके साथ में विवाह किया और साथ ही अपने बड़े भाई की भी हत्या कर दी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई को चंद्रगुप्त वंश के शासकों में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता। उस शासक का नाम था रामगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त। ये कहानी सुना रहा हूं, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद भी नहीं रखनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त। रामगुप्त शक वंश से पराजित हुआ। रामगुप्त ने अपनी पत्नी विदेशी आक्रांताओं को सौंप दी। जब चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले अपने बड़े भाई की हत्या की और ध्रुव देवी जो कि रामगुप्त की पत्नी थी उसे छुड़ाने के लिए महिलाओं का वेश धारण करके और शकों के बीच में गया, शकों के राजा की हत्या की, ध्रुव देवी के साथ में विवाह किया। तो ये उपलब्धि रही किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय न एक अच्छा साम्राज्य निर्माता था, बल्कि उसने गुप्त वंश समाप्त हो जाता रामगुप्त के समय
उसको भी समस्या से बाहर निकाला। कुछ इतिहासकार इस घटना को सत्य मानते हैं और कुछ इतिहासकार इसको सत्य नहीं मानते। रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो रामगुप्त ने चूंकि एक गलत मैसेज गुप्त वंश के लिए लोगों के समक्ष रखा, इसलिए इतिहास ने उसको जगह नहीं दी। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर सभी चीजों को इक्वल अपने जीवन में जगह देते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे अन्य क्रियाएं हो, सबको बराबर महत्व देना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन में पढ़ाई का महत्व कम रखते हो, खेलने का महत्व ज्यादा रखते हो, तो जैसे रामगुप्त ने के द्वारा किए गए कर्मों ने रामगुप्त के इतिहास को धूमिल कर दिया। आज उसे गुप्त वंश के इस में, जैसे आपकी 10th की बुक में भी उसको जगह नहीं दी गई है। अब वो था या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर इंसान की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है कि उसे भविष्य के लोग याद रखें, उसकी आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखें। तो उसको, अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो उसको याद रखा जाएगा, और अगर वो अच्छा कर्म नहीं करेगा, बुरा कर्म करेगा, तो भी याद रखा जाएगा, लेकिन बुरे कर्मों के कारण उसको कोसा जाएगा और उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जाएंगे। तो अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गुप्त वंश का शासक बना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य इसका वास्तविक नाम तो कुमारगुप्त था, ठीक है। और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। साथ ही इसने भी चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह शकों को पराजित किया और कुमारगुप्त ने शकों को पराजित करने पर शक्रादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसके पुत्र कुमारगुप्त ने शक्रादित्य के साथ साथ महेंद्रादित्य की भी उपाधि धारण की। महेंद्रादित्य, ठीक है। ये दो उपाधियां थी किसकी? कुमारगुप्त की। और नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किस गुप्त वंश के शासक को माना जाता है? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। अगला शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त तो स्कंदगुप्त की भी कुछ उपलब्धियां रही, जैसे गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील निर्माता था इसका चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया, सुदर्शन झील। और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। कहने का मतलब, गुजरात में स्थित जो जूनागढ़ प्रांत था, उस प्रांत में गिरनार पर्वत के पास में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया। वहीं कुछ सालों बाद सम्राट अशोक ने इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, वहां कुछ निर्माण कार्य करवाया, उस झील में पानी की क्षमता बढ़ सके इसके लिए कार्य करवाया। और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तो यहाँ पर प्रश्न होता है किस गुप्त शासक के द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया गया, तो वो था स्कंदगुप्त। इसी प्रकार स्कंदगुप्त की दूसरी उपलब्धि रही कि इसने विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रांता हुण जनजाति के लोग जो कि जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि शकों को पराजित करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। शकों को पराजित करने वाला दूसरा गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त। उसने कौन सी उपाधि धारण की? शक्रादित्य। और विदेशी आक्रांता हुणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की दो उपलब्धियां रही, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया और विदेशी आक्रांता हुणों को उसने पराजित किया। तो इस प्रकार गुप्त वंश में बाद में भी बहुत सारे शासक हुए, जैसे भानुगुप्त है, बुद्धगुप्त है, ऐसे बहुत सारे शासक हुए, लेकिन स्कंदगुप्त अंतिम योग्य शासक था गुप्त वंश का। तो ये आपका गुप्त वंश यही समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज का ये टॉपिक बहुत छोटा है, इसलिए आज की ही कक्षा में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम एक नए पॉइंट के साथ में शुरुआत करेंगे। तो गुप्तकालीन शासकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मौर्यकालीन प्रशासन परीक्षा में आ चुका है पहले। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां एवं गुप्तकालीन समाज, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक ये परीक्षा में नहीं आया हुआ है, लेकिन इस बार परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां और दूसरा पॉइंट रहेगा गुप्तकालीन समाज। ठीक है, इन दोनों के बारे में। ये दोनों जो है 4 नंबर के प्रश्न के रूप में 2+2 डिवाइडेशन के साथ में आ सकते हैं। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां, सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। तो देखो, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसके शासन काल में चीनी यात्री
फाहियान भारत आया और इसने एक पुस्तक लिखी फोकाओ की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। इसने फोकाओ की नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन भारत में अनेक सांस्कृतिक रीति रिवाजों की, गुप्तकालीन समाज की चर्चा की है। तो ये उसकी जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों की। और जो प्रशासन की तो इस पुस्तक में कोई उल्लेख नहीं मिलता है गुप्तकालीन प्रशासन का, लेकिन गुप्तकालीन समाज के बारे में इसमें विस्तार से जो है बात कही गई है। तो पहली भाई गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी थी, तो पहली बात तो हमें ये नोट करनी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गुप्तकालीन भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। ठीक है, तो ये पहली विशेषता हो गई या पहली उपलब्धि हो गई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो विदेशी व्यक्ति था ये भारत आया, ठीक है, इसने भारत के संदर्भ में लिखा और फिर वापस चीन जाकर जो गुप्तकालीन संस्कृति, जो रीति रिवाज थे, जो समाज था, उसके बारे में चीनी नागरिकों को अनेक जानकारियां दी। दूसरा है कि गुप्त काल में जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। ठीक है, और इसका हम एक उदाहरण पढ़ ही चुके हैं कि समुद्रगुप्त की जानकारी देने वाला जो हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। साथ ही अभिज्ञान शाकुंतलम है और रघुवंश महाकाव्य, ये दो बड़े महाग्रंथ जो माने जाते हैं, बड़े ग्रंथ या महाकाव्य। इसके अलावा ऋतु संगार और मालविका अग्निमित्रम, ये कुछ ग्रंथ हैं जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए। ठीक है, जैसे ऋतु संगार है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, रघुवंश महाकाव्य है। तो ये कुछ ग्रंथ थे जो कालिदास के द्वारा लिखे गए, जो संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान था। तो कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। ठीक है, तो कालिदास जैसे विद्वान गुप्त काल में हुए जिन्होंने संस्कृत भाषा का मान बढ़ाया, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया। तो ये तीसरी सांस्कृतिक उपलब्धि गुप्त काल की रही। साथ ही मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, कालिदास ने जैसे कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत में भी पढ़ते हुए ऐसे याद रखना चाहिए आपको, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संगार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्यम, तो ये कुछ ग्रंथ थे वो कालिदास ने लिखे। और यह कालिदास जो था संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। इसके अलावा गुप्त काल में
संस्कृत के और भी कुछ ग्रंथ अन्य लेखकों ने लिखे, जैसे मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक ने लिखा, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने लिखा, और सुविख्यात कोशकार अमर सिंह, अमर सिंह गुप्त काल में ही रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत और मनु संहिता जैसे ग्रंथ लिखे गए, मनु संहिता जैसे ग्रंथ लिखे गए। साथ ही इसी काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ, वराहमिहिर प्रस्फुटन सिद्धांत का जनक, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में योगदान दिया। ये भी गुप्त काल में हुए। गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। गुप्त काल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इन गुफाओं में बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों से संबंधित जो चित्र हैं वो दीवारों पर बनाए गए, चट्टानों पर बनाए गए, जिन्हें शैल चित्र कहा गया। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अजंता की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध, जैनी सभी धर्मों के चित्र मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल में जो शासक थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई और सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। साथ ही भारत में गुप्त काल में ही जो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, वो बहुतायत मात्रा में जारी किए गए। इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न याद रखना, ठीक है, बड़े क्वेश्चन में तो याद रखना है ही। गुप्त काल में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, इसलिए गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ये हो गई सांस्कृतिक उपलब्धियां कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया, उसने फो काओ की नामक पुस्तक लिखी, उसमें भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि गुप्त काल में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंध बनाए उसने रखे। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में साहित्य का बहुत अधिक विकास हुआ, जिसमें कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंश महाकाव्य जैसे ग्रंथ लिखे। साथ ही संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान शूद्रक भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक थे, उन्होंने मृच्छकटिकम लिखा। विशाख दत्त संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। सुविख्यातकार कोशकार या अर्थशास्त्री अमर सिंह, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। रामायण, महाभारत और मनु संहिता जो वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है, ये भी गुप्त काल में सामने आया। साथ ही आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषकार भी गुप्त काल में ही हुए, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। साथ ही साथ सबसे पहले प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण भी किस वंश के काल में शुरू हुआ? गुप्त वंश,
ठीक है। भारत में मंदिर निर्माण की कला का विकास भी गुप्त काल में हुआ। तो ये हो गई सारी सांस्कृतिक उपलब्धि। अब इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, गुप्तकालीन समाज। ये जितने हैं 4 नंबर का प्रश्न आएगा आपको, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों के साथ साथ आपको समाज भी याद रखना होगा। तो अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। गुप्तकालीन समाज गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण थे, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र। गुप्तकालीन समाज में 4 वर्ण पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों ही जो वर्ण थे उनका कर्म के आधार पर उनका स्पष्ट विभाजन समाज में किया गया था। ब्राह्मणों का कार्य वैदिक पाठ, यज्ञ, पूजा आदि करना। क्षत्रियों का जो कार्य था वो राष्ट्र की रक्षा करना। राष्ट्र की रक्षा करना। वैश्य जो था उसका कार्य था व्यापार करना। और शूद्र का कार्य था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो गुप्तकालीन समाज में 4 वर्ण 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, जिनका स्पष्ट कर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। जिनके चारों जो कर्म थे, जैसे ब्राह्मणों के लिए वैदिक पाठ, यज्ञ, पूजा का निर्धारण किया गया था, क्षत्रियों के लिए राष्ट्र की रक्षा करने का, वैश्यों के लिए व्यापार करना, और शूद्र जो थे, जो समाज का सबसे निम्नतम वर्ग माना जाता था, इसका जो कार्य था वो तीनों वर्णों की सेवा करना। और साथ ही गुप्तकालीन समाज में जो महिलाएं थी, गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, गुप्तकालीन समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी, वो महिलाओं की स्थिति हम अच्छी भी कह सकते हैं या बुरी भी कह सकते हैं, दोनों औसत। उदाहरण भी दे सकते हैं इसके कि गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति औसत थी या गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। कुलीन वर्ग में रहने वाली महिलाओं को कुछ अधिकार जरूर प्राप्त थे, लेकिन हम कुल मिलाकर कह सकते हैं गुप्तकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम चर्चा करते हैं, प्राचीन भारत में पहली हिंदू महिला शासिका प्रभावती गुप्त हुई, जो गुप्त काल में थी। यह उदाहरण देता है गुप्तकालीन स्त्रियों की अच्छी दशा का। लेकिन दूसरा उदाहरण हमने ध्रुव देवी के बारे में पढ़ा, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी और रामगुप्त ने पराजित होने के बाद में उसे शक राजा को सौंप दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का और वेद पाठ का अधिकार नहीं था, जबकि कुलीन वर्ग की और ब्राह्मण वर्ण से संबंधित महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त था। लेकिन कुल मिलाकर जो महिलाएं थी उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। गुप्तकालीन समाज में ये तीसरा पॉइंट है विवाह। समाज में पहला तो हो गया वर्ण, दूसरा हो गया महिला की स्थिति और तीसरा विवाह। गुप्तकालीन समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ठीक है, गुप्तकालीन समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। और बस यही पॉइंट है। और गुप्तकालीन जो समाज था उसके बारे में फाहियान ने ठोकाओकी नामक ग्रंथ में लिखा। ये चीज भी बता देते हैं। गुप्तकालीन समाज की चर्चा करते हुए
जो फाहियान है, फाहियान, उसने गुप्तकालीन समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व की बात कही कि ब्राह्मण जो हैं वो गुप्तकालीन समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है, उनका एक विशेष स्थान है। और साथ ही फाहियान ने मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा, ब्राह्मणों का देश कहा। साथ ही फाहियान ने गुप्तकालीन समाज में सबसे निम्नतम स्थिति पर चांडाल नामक जाति को बताया कि ब्राह्मण सर्वे सर्वा है भारतीय समाज में, भारत के गुप्तकालीन समाज में, जबकि चांडाल जाति के लोग सबसे निम्न जाति के लोग माने जाते थे, जिन्हें गांव के बाहर शमशान में निवास करना होता था। और जब भी वो गांव में प्रवेश करते थे तो अन्य उच्च वर्ण के लोगों को ये सूचना मिल जाए कि कोई चांडाल आ रहा है, इसलिए वो उनको तालियां बजानी पड़ती थी, जोर जोर से अपने पैर गिराते हुए चलना पड़ता था, जिससे उच्च जाति के लोगों को पता चल जाए कि कोई अछूत गांव के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिससे वो उस मार्ग से ना जाए, ऊंची जाति के लोग अपना मार्ग बदल लें। तो इस प्रकार गुप्तकालीन समाज में हमें वर्णों के बीच में जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नजर आती है तो कुछ बुरी भी नजर आती है। विवाह के प्रकार भी हमें नजर आते हैं, 8 प्रकार के विवाह। तो इस प्रकार गुप्तकालीन समाज हम कह सकते हैं जातिगत रूप से एक अस्पृश्यता वाला और छुआछूत को बढ़ावा देने वाला समाज था। फिर भी हम गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि विश्व स्तर पर अगर हम आर्यभट्ट की बात करते हैं, जिसने गणित के बारे में बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत किए, और अनेक, जैसे संस्कृत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को, तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ, और ये सभी साहित्यिक उपलब्धियां गुप्त काल में रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।